मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज उसी कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ, जहां मैं लग्न कुंडली के साथ नवांश और दशमांश कुंडली का अध्ययन करूंगा। नीलमणि बेहरा इनका नाम है, यह ढेनकानाल उड़ीसा से हैं। शुरू करते हैं बिना किसी इधर उधर की बात के। तुला लग्न की कुंडली यहाँ बनी थी मकर लग्न की, यहाँ भी बनी थी मकर लग्न की। और यहाँ पे अगर मैं सीधे सबसे पहले अगर शुक्र की बात करूंगा, जो कि लग्नेश हैं, वो जन्म कुंडली में नीच की राशि की तरफ, और लग्नेश का परिवर्तन लाभ भाव के अधिपति सूर्य के साथ हो रहा था। और नवांश कुंडली में 3 केंद्र खाली, और गुरु जो है वो जन्म कुंडली में 5वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे थे। इसका मतलब है कि वो पंचम भाव के अधिपति को देख रहे थे, जहां उच्च के चंद्रमा है। दाम्पत्य में प्रेम और दाम्पत्य के प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के जीवन में उसके यश की वृद्धि, उसके प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होने का योग, और जीवन में प्रेम बना रहता है। और साथ ही साथ अगर सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव में 4 नंबर की राशि बनी और बुध बैठ गए। दाम्पत्य अच्छा बीतेगा और बिल्कुल ही पत्नी शुद्ध और मनस्वी प्रवृत्ति की, और साथ ही साथ बिल्कुल ही मानसिक शांति से युक्त मिलती हैं। उनके दिमाग में कोई भी चीजें बहुत ही ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, या ये कह सकते हैं कि उनका बचपना हमेशा बरकरार रहता है। गुरु जो है वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, जो कि इस कुंडली के लिए 12वें के अधिपति हैं। दाम्पत्य में गुरु और शुक्र अनुभवी पत्नी का प्राप्त होना, और साथ ही साथ सूर्य और मंगल का द्वितीय भाव में बैठना, ये व्यक्ति के कई बार जब आप उसको देखते हैं तो पेट का रोग होता है, छोटी छोटी समस्याएं, और ऑपरेशन भी कई बार पत्नी को होते देखा जाता है। पत्नी के साथ ऑपरेशन की स्थिति भी बनती है। और यहाँ पे शनि और केतु का बैठना दाम्पत्य को तोड़ना नहीं और तोड़ने नहीं देने वाला बना देते हैं। नवांश कुंडली में गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल को है। पत्नी धार्मिक तो रहेंगी, और साथ ही साथ उनका जो नेचर होगा वो बड़ा अच्छा होता है, ये एक अच्छी बात है। दशमांश कुंडली में नीच के गुरु का बैठना और चंद्रमा का यहाँ बैठना कई बार व्यक्ति को खुद का व्यापार या खुद का कारोबार स्थापित करने वाला, या व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो तब तक उसको शांति नहीं मिलती है जब तक वो खुद का कोई काम ना कर ले। ऐसी भी स्थिति देखने को मिल जाती है। बुध यहाँ भी 4 नंबर के, ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति को व्यापार कर लेना चाहिए। हालांकि गुरु नीच के हैं, जो कभी कभी व्यक्ति के जीवन को आरंभ में ही कष्ट देते हैं, मतलब दिक्कत से कई बार जीवन में कार्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा, क्योंकि लग्न में ही नीच के गुरु बैठ जाएंगे। हालांकि उनका नीच भंग चंद्रमा होकर के करेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो जहां नीच के होते हैं वो वस्तुतः चंद्रमा बैठे हैं। और एक बात और बताता हूं, नीच भंग कैसे हुआ। यहां पे इस बात को अगर आप देखेंगे तो शुक्र ना तो केंद्र में है और ना तो शनि केंद्र में है, लेकिन फिर भी एक अद्भुत बात यह बनेगी कि उसका नीच भंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बहुत अद्भुत बात यह होगी कि गुरु और चंद्रमा कम से कम केंद्र में है, जो एक उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। एक तरीके से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। और वस्तुतः गुरु और चंद्रमा का यहाँ केंद्र में होना और गुरु और चंद्रमा का यहाँ केंद्र में होना, ये जातक के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जहां यहाँ पे इन दोनों का एक साथ केंद्र में होने का सीधा सा बल ये मिलेगा कि व्यक्ति की पत्नी कई बार बात सुनने वाली, बात समझने वाली, बैलेंस बना करके चलने वाली, और दूसरों की सेवा करने वाली, शुश्रूषा करने वाली होती है। और यहां पे इसके केंद्र में होने का प्रभाव ये रहेगा कि व्यक्ति का व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और वह एस्टेब्लिशमेंट को प्राप्त कर जाता है। ये एक अच्छी बात होगी जो मैं समझ रहा हूं। लग्न में ही दशमांश कुंडली में, अगर लग्नेश जन्म कुंडली में जो दशमांश कुंडली में आप गौर करें तो लग्न को देख रहे हैं, यानी कि इस गुरु का, जो गुरु यहां बैठे हैं उनका नीचभंग शनि ने किया है, उनको देख करके। पर वस्तुतः जरा ध्यान से समझिएगा तो लग्न के अधिपति का लाभ में जाना, लग्न के अधिपति का लाभ में जाना, लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने भाव से तृतीयस्थ पराक्रम में जाना, यानी कि नवांश कुंडली में थोड़ी सी मशक्कत व्यक्ति के जीवन में बढ़ सकती है एक स्थिति में आने के बाद। लाभ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में जो लाभ भाव है, यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में धन भाव में जाना, यहाँ भी धनी योग बना हुआ है। यहाँ भी लग्न के अधिपति का लाभ में जाना धनी योग बना हुआ है। यहाँ भी लग्न के अधिपति का लाभ में जाना और परिवर्तन में जाना, ये धन योग बना हुआ है। वस्तुतः आप जब कुंडली में आध्यात्मिक पक्ष की बात करते हैं तो पंचम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही और उस पे मंगल का संबंध उच्च का, उसके बाद गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे या पंचम भाव पे 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव। इस वजह से ये तो बात बनती है कि व्यक्ति की इच्छा ऐसी होती है कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है, या फिर धर्म के पीछे उसके प्रभाव बढ़ते हैं, उसमें प्रवृत्ति उसकी होती है।
पर इसको और भी अगर गहराई से समझने का प्रयास करें तो केतु जो धर्म भाव में बैठे हैं ना, यहां ये सवाल व्यक्ति ने ये पूछा कि क्या मेरी आध्यात्मिक उन्नति के योग मेरी कुंडली में कितने हैं। पर सबसे पहले कि इसके पहले कि आप कुछ उत्तर दें उसका, सबसे पहले आपको यह ढूंढना होगा कि व्यक्ति ने ऐसे सवाल पूछे क्यों, है कि नहीं बात। उसके दिमाग में ये बात आई कैसे। ये केतु पैदा करवा रहे हैं क्योंकि बुध के नक्षत्र, बुध की राशि में बैठे हैं और बुध नारायण का भक्त, और वो बुध जन्म कुंडली में जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, जो कहां की राशि है, मूलतः यहां की राशि है। जो कौन सा भाव है, ध्यान का है, जो व्यक्ति को स्वप्न दिखाता है, जो व्यक्ति को जो है वो प्रेडिक्ट करवाता है। नींद में, आगोश में जाना, भगवान के स्तुति, चिंतन, मनन, निधिध्यासन वगैरह की स्तुति में लेके जाता है। और वो केतु ही है जो व्यक्ति को भगवान के भक्ति में या उसके पथ पे जाने के लिए व्यक्ति को आकर्षित कर रहे हैं। केतु भगवान के भक्त, और वो मिथुन राशि में बैठ गए तो और भी ज्यादा उसकी स्तुति बढ़ जाती है। तो ये वही वजह है जिसके कारण ये बात बढ़ी है, और मैं समझता हूं कि ये यही कारण है। और यहाँ पे अगर मैं इनकी कुंडली के विषांसा चार्ट को देखता हूं तो वहां पे 100% आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। 12वें भाव में गुरु का बैठना और अष्टम भाव में शुक्र का बैठना, ये व्यक्ति को चिंतनशील और चिंतन के रास्ते पे ले जाने वाला। साथ ही साथ अगर मैं देख रहा हूं तो भाग्य भाव पे नैतिक तत्वों के कारक ग्रह जो सूर्य होते हैं उनकी स्थिति है। विषांसा कुंडली में तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य भाव पे सूर्य की दृष्टि है, और मंगल मित्र की राशि में पंचम भाव को, और वस्तुतः वहां पे धर्म भाव के जो अधिपति हैं वो गुरु के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि निसंदेह ही व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव जब 12वें भाव से बन जाए, छठे भाव के अधिपति गुरु का प्रभाव जो जन्म कुंडली में अगर गौर से देखें तो 12वें भाव के अधिपति से केंद्र में, और 12वें भाव के अधिपति बुध के प्रभाव में किसी भी प्रकार से कोई पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, ये एक अच्छी बात होती है। और एक चीज जो कि बहुत अच्छी बन रही है कुंडली में कि इनकी कुंडली का विषांसा जो चार्ट बन रहा है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रभाव को धर्म के तरफ मोड़ने का जो है वो मार्ग दिखा रहा है। 12वें भाव में गुरु का बैठना, शुक्र का जो है वो अष्टम भाव में बैठना, चंद्रमा का गुरु के द्वारा देखा जाना, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन को धार्मिक धरातल पर बहुत ही तीव्रता से मोड़ने का काम कर रही हैं। क्लियर है। दशमांश कुंडली में व्यक्ति अगर खुद का कारोबार करे तो ज्यादा बढ़िया होगा, पर आरंभ थोड़ा मुश्किल से बनता है। कई बार आपको आरंभ में थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और दिक्कत होता है। इनकी कुंडली में अगर संतान पक्ष देखूंगा या वाहन का पक्ष देखूंगा तो निसंदेह वहां पे थोड़ी सी मशक्कत जो है वो बन रही है। जैसे भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों के सुख में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कई बार वहां पे समस्या भी बनती दिख रही है। पर एक बात कहूंगा कि जो स्थिति शुक्र की है, धन होते हुए भी कई बार व्यक्ति खरीद नहीं पाता है, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। माता पिता के साथ अगर देखता हूं तो पिता के साथ संबंध कभी कभी कमजोर, हालांकि उनकी आयु बहुत अच्छी है, लेकिन माता के साथ संबंध जो है वो वहां पे रोग की स्थिति, माता के साथ कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसी स्थितियां माता और पिता में देखी जा रही है। इनको ठीक करने का उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो आप कर लीजिएगा। संतान वगैरह की स्थिति अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में संतान का सुख बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूं कि जहां तक जो स्थिति मुझे दिख रही है उसमें थोड़ी बहुत मशक्कत संतान को लेकर के भी हो सकती है। इस वजह से पौरुषत्व का क्षरण ना करें और उसे बचा करके रखने की बारी है। ये इतनी सी बात है। आपकी कुंडली में मैं जहां तक देख रहा हूं तो आपका विद्या बल बहुत बढ़िया है, आपके पास आपकी बुद्धि लब्धि क्षमता ये बहुत अच्छी है, आपके ज्ञान का पक्ष ये बहुत अच्छा है, आप बुद्धिमान हैं, यशस्वी हैं, ध्यानस्थ और ध्यान में मगन रहने वाले हैं, किसी से कोई मतलब ना रख करके अपना काम चुपचाप करते रहना, ये इस तरीके की प्रकृति आपकी है। इस नेचर को हमेशा ही बना करके रखने से आपका बल बढ़ सकता है। क्लियर है। अब इस कुंडली में मैं हो रहा चार्ट एक बार देख लेता हूं। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके, ध्यान से समझिएगा, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी जितने के प्लैनेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सब आपकी कुंडली में सामान्य जाएंगे। लेकिन इनकी दशाएं आपके जीवन में साहस, बल, ढाढ़स, पराक्रम, मेहनत और माइलस्टोन साबित करने वाली हो जाती है। जहां आपकी कुंडली में बाकी के जितने प्लैनेट बन रहे हैं, जैसे गुरु हुए, बुध हुए, राहु हुए, केतु हुए, शनि हुए, ये सारे ग्रह जो हैं, शुक्र हुए, ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में सामान्य परिणाम देते हुए और बिल्कुल ही मनोनुकूल परिणाम देने के बाद निकल जाते हैं।
लेकिन सूर्य और चंद्रमा की जो दशाएं होंगी वो थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ, थोड़े बहुत मेहनत करवाने के बाद आपको परिणाम देने वाली बन रही हैं। क्लियर है? इस कुंडली में मैं और भी बात अगर कहूंगा तो एक बार ग्रह के डिग्री के आधार पर तो मैंने कल चर्चा कर रखी थी, पर आपकी कुंडली में आप जरा ध्यान से देखिएगा तो जो स्थिति मैं देख रहा हूं वहां पे अब कुछ और भी अच्छी बात यहां पे बताता हूं, लग्न कुंडली पे लेके आता हूं। यहां देखिए सूर्य और मंगल विषम संख्या की राशि में, राहु विषम संख्या की राशि में, पर इनको हटा देते हैं। शुक्र चंद्रमा गुरु विषम संख्या की राशि में, सूर्य मंगल विषम संख्या, शुक्र चंद्रमा और गुरु तीनों विषम संख्या। तो विषम संख्या में 3 शुभ ग्रह चले गए और विषम संख्या में 2 पाप ग्रह चले गए। लग्न में सूर्य और मंगल के बैठ जाने से और चंद्रमा के ठीक 3 घर आगे सूर्य के बैठने से जहां अच्छी बात होती है, वहीं लग्न में साहसिक ग्रह बैठ जाने से व्यक्ति कभी भी अपना साहस खोएगा नहीं। बुद्धिमानी से और सुंदर व्यक्तित्व का होते हुए, अच्छे विचारों से अपना जीवन युक्त रखते हुए अपने जीवन को जी लेता है। उसका स्वभाव सबकी सेवा करना, उसका स्वभाव सबको सुनना, उसका स्वभाव सबको देना, इस तरीके का हो जाता है। इनकी कुंडली में लग्न में ही सूर्य और मंगल और एकादशवें भाव में आप जरा गौर करिए तो पुरुष तत्व की राशि में 2 पुरुषोचित ग्रह बैठे हैं और यहाँ पे पुरुष तत्व की राशि में मतलब पुरुषोचित ग्रह में शुक्र चंद्रमा और गुरु बैठे हैं। पुरुषोचित नहीं मतलब इस पुरुषोचित, हाँ पुरुषोचित, तो पुरुषोचित राशि में 5 ग्रह बैठ गए। इसका मतलब ये बनता है कि व्यक्ति के जीवन में विषम संख्या में जब कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो वो पुरुष राशियां हो जाती हैं और इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में पुरुषोचित प्रभाव ज्यादा है। मतलब आपको कभी भी आलसी, अब आपको कभी भी बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, आपको बहुत ज्यादा कभी भी इमोशनल, आपको बहुत ज्यादा दिल से नहीं सोचने वाला बना दे रही है। और ये एक अच्छी बात भी है। जहां किसी पुरुष के अंदर, मैंने जहां तक ये बात कई बार कही है कि किसी भी पुरुष के अंदर जब स्त्रियोचित गुण नहीं होते, मतलब उसके अंदर भावना नहीं है, उसके अंदर संचार के, इमोशन के जो है वो सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं उसके शरीर के अंदर या विचारों के अंदर, तो वो एक अच्छा पुरुष नहीं हो सकता। दरअसल पुरुष वही श्रेष्ठ कहा जाएगा जिसके अंदर एक स्त्री का वास हो। अगर वो पुरुष स्त्री के नेचर को नहीं रख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसे समझने की शक्ति या उसको समझने की क्षमता उसके पास नहीं है, स्त्रियों को समझने की क्षमता उसके पास नहीं है। आपकी कुंडली में बुध और शनि स्त्रियोचित ग्रह में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति विचारों से, तर्क से और कई बार हठ से और न्यायकारिता में, न्याय पालन के क्षेत्र में स्त्रियोचित हो जाता है। मतलब कई बार वो लुंज पुंज भी हो सकता है। आपको कभी भी अपने स्टेट के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने बैलेंस के बारे में, अपने गुप्त चीजों के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आपकी कुंडली में कुछ बुरे कमजोर ग्रह जो बैठे हैं, अष्टम भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति, मैं यहाँ पे अष्टम भाव के अधिपति को लेकर के अगर चर्चा में रखूं तो अष्टम भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना ये ठीक नहीं होता। साथ ही साथ जन्म कुंडली के 6ठे भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना ये ठीक नहीं होता। जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति का धन में जाना ये ठीक नहीं होता। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना और पापक ग्रह का होकर के यहीं बैठ जाना ये अच्छी बात होती है। लग्न में ही सूर्य और मंगल जैसे प्रभावी ग्रह के बैठ जाने से व्यक्ति को दंत रोगी, बालों की समस्या, नेत्रों की समस्या, पेट की समस्या और चिंता करने वाला बना देते हैं। वहीं बुध जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को बहुत ही उल्लसित और हमेशा ही प्रसन्न रहने वाला अपनी दशाओं में बना देते हैं। ये ऐसी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब कुछ और भी बात है जो मैं छोटा सा बता देता हूं। आपको अगर कभी भी भवन वगैरह खरीदना होगा तो बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में कर सकते हैं वो काम, या शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कर सकते हैं, या फिर आप सूर्य की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कर सकते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर मैंने जो कल भी बात बताई थी, दक्षिण दिशा श्रेष्ठ रहेगी। आपकी कुंडली के आधार पर मकर और कुंभ राशियां श्रेष्ठ होंगी। मिथुन राशि आपके लिए अच्छी होगी। इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा होगा। इस कुंडली के आधार पर अगर मैं एक बात कहूं तो दाम्पत्य में अगर पत्नी कभी भी जातिकाएं जिससे आप विवाह कर सकते हैं, सिंह लग्न सिंह राशि आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी होगी। मेष लग्न मेष राशि सबसे ज्यादा अच्छी होगी। कुंभ लग्न कुंभ राशि मिथुन लग्न ये सारी राशियां अच्छी होंगी। विवाह के लिए पश्चिम दिशा का चयन किया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। इस कुंडली में लग्नेश का लाभ में जाना,
धन संपत्ति और किसी भी चीज को प्राप्त करने वाला बना दे रहा है। उसके साथ गुरु का बैठना ये कई प्रकार से व्यक्ति को सद्गुणी और श्रेष्ठ और संभ्रांत बनाने में किसी भी तरीके की मशक्कत नहीं करने वाला बना रहा है। वो बिल्कुल ही ठीक है और बिल्कुल ही परफेक्ट है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। शाम का कार्यक्रम देखना, शाम तो है ही, सुबह का कार्यक्रम आपने नहीं देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।